Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is nuclear fusion. हम जानेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। रिसर्चर हैव सेड दैट साउथ कोरिया न्यूक्लियर फ्यूजन के स्टार रिएक्टर had reached the temperature of over 100 million degrees Celsius, nearly 7 times that of the core of sun. जो रिसर्चर है उन्होंने बताया कि जो साउथ कोरिया का न्यूक्लियर फ्यूजन के स्टार रिएक्टर है, इसका टेम्परेचर जो है वो ओवर हो चुका है 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से, जो कि आपका नियरली 7 टाइम हो जाएगा जो कोर का टेम्परेचर आपका सन का। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? द रिएक्टर अचीव साइमल्टेनियस सस्टेनेबिलिटी ऑफ हीट एंड प्लाज्मा स्टेबिलिटी फॉर 30 सेकेंड ऑफ द रिएक्शन. दिस प्रॉमिस ए वायबल फ्यूजन रिएक्टर दैट कैन बी स्केल्ड अप इन द फ्यूचर. ये जो रिएक्टर है इसने अचीव किया है साइमल्टेनियस सस्टेनेबिलिटी को हीट और प्लाज्मा स्टेबिलिटी के लिए 30 सेकेंड तक रिएक्शन के दौरान, और ये प्रॉमिस करता है एक वायबल फ्यूजन रिएक्टर को जो कि स्केल्ड अप किया जा सकता है फ्यूचर में. 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूजन फ्यूल कंटेन अबाउट 10 मिलियन टाइम्स एज मच एनर्जी एज ए केजी ऑफ कोल, ऑयल और गैस. और जो 1 किलोग्राम फ्यूजन फ्यूल होता है वो 10 मिलियन टन अधिक एनर्जी कंटेन करता है एक केजी ऑफ कोल, ऑयल और गैस के कंपैरिजन पे. अदर इंटरनेशनल इनिशिएटिव ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी. इसके अलावा जो इंटरनेशनल इनिशिएटिव लिया जा रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी के लिए, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER असेंबली फ्रांस, जो आपका ITER असेंबली फ्रांस का है, तो किस कंट्री का ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसका मकसद है बिल्ड करना वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोकामार्क को, ताकि इनेबल किया जा सके कमर्शियल फ्यूजन रिएक्शन को. इसके मेंबर जो है चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट है. तो कौन कौन मेंबर है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट. चाइना का जो आर्टिफिशियल सन है, द एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामार्क ईस्ट डिवाइस डिजाइन बाय चाइना रेप्लिकेट द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कैरिड आउट बाय द सन. और जो एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामार्क जिसको ईस्ट कहा गया है, इस डिवाइस को डिजाइन किया गया है चाइना के द्वारा, जो रेप्लिकेट करता है न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस को जो कि कैरी किया जाता है सन के द्वारा. जेट जॉइंट यूरोपियन टोरस फैसिलिटी, जो आपका जेट है जॉइंट यूरोपियन टोरस फैसिलिटी यूनाइटेड किंगडम का, जो बेसिक टर्म है उसको भी अब हम समझेंगे. न्यूक्लियर फ्यूजन इज ए रिएक्शन थ्रू विच 2 और मोर लाइट न्यूक्ली कोलाइड टू फॉर्म ए हेवियर न्यूक्लियस. द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस ऑकर इन एलिमेंट दैट हैव ए लो एटॉमिक नंबर सच एज हाइड्रोजन. जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ये एक रिएक्शन है जिसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक लाइट न्यूक्ली कोलाइड करते हैं ताकि फॉर्म कर सके हेवियर न्यूक्लियस को. जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है ये आपका ऑकर करता है एलिमेंट में जिसका लो एटॉमिक नंबर होता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया. न्यूक्लियर फ्यूजन इज द अपोजिट ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इन विच हैवी एलिमेंट डिफ्यूज एंड फॉर्म लाइटर एलिमेंट. और न्यूक्लियर फ्यूजन जो आपका ये अपोजिट है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का. इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन में हैवी एलिमेंट डिफ्यूज करके लाइटर एलिमेंट बनता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एंड इंडिया बैलेंसिंग एक्ट. जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, जो इंडिया का बैलेंसिंग एक्ट है, हम इसको समझेंगे. रिसेंटली रशिया होस्टेड द 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम व्लादिवोस्टॉक. अभी हाल ही में कहां पे ये फोरम हुआ है, ईस्टर्न इकोनॉमिक, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. तभी हाल ही में रशिया ने होस्ट किया है 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को व्लादिवोस्टॉक पे. द फोरम इज ए प्लेटफॉर्म फॉर इंटरप्रेन्योर टू एक्सपेंड देयर बिजनेस इनटू रशिया फार ईस्ट. ये जो फोरम है ये एक प्लेटफॉर्म है इंटरप्रेन्योर के लिए टू एक्सपेंड करे अपने बिजनेस को रशिया के फार ईस्ट एरिया पे. व्हाट इज ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम? It was established in 2015 to encourage foreign investment in the Russia Far East. जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2015 में ताकि बढ़ावा दिया जा सके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रशिया के फार ईस्ट एरिया में. द EEF डिस्प्ले, जो आपका ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है वो डिस्प्ले करता है इकोनॉमिक पोटेंशियल को, सुटेबल बिजनेस कंडीशन को, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो उस रीजन में. जो एग्रीमेंट है वो फोकस करता है कुछ चीजों के ऊपर, तो वो चीजें क्या है जिसके ऊपर ये एग्रीमेंट फोकस करता है. इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट, मिनरल एक्सकेवेशन, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, ये मेन चीज है जिसके ऊपर ये एग्रीमेंट फोकस करता है. व्हाट आर द मेजर इन्वेस्टर इन दिस फोरम? कौन मेजर इन्वेस्टर इस फोरम के? तो हम एक एक करके सब मेजर इन्वेस्टर को जानेंगे इस फोरम के. तो सबसे पहले चाइना. चाइना इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन दिस रीजन एज इट सीड पोटेंशियल इन प्रमोटिंग द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड द पोलर सी रूट इन द RFE. जो चाइना है वो बिगेस्ट इन्वेस्टर है इस रीजन पे क्योंकि वो देखता है इसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है प्रमोट करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को और पोलर सी रूट को आपके RFE एरिया पे.
चाइना इन्वेस्टमेंट इन द रीजन अकाउंट फॉर 90% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। और जो चाइना के इन्वेस्टमेंट है इस रीजन पे वो 90% है टोटल इन्वेस्टमेंट का। तो आप समझ सकते होंगे कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो गया। चाइना इज ऑल्सो लुकिंग टू डेवलप इट हेलियन जियांग प्रोविंस विच कनेक्ट विद RFE। और चाइना जो है वो देख रहा है वे को ताकि वो डेवलप कर सके हेलियन जियांग प्रोविंस को, जो कनेक्ट करेगा डायरेक्टली RFE से। साउथ कोरिया की अगर हम बात करें, इट हैज इन्वेस्टेड इन शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, गैस लिक्विफाइंग प्लांट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फिशरी। तो साउथ कोरिया है उसने इन्वेस्ट किया है शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को, गैस लिक्विफाइंग प्लांट को और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और फिशरी के ऊपर। जापान इट हैज आइडेंटिफाइड 8 एरिया ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पुश प्राइवेट बिजनेस टू इन्वेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द RFE। जापान ने आइडेंटिफाई किया है 8 एरिया को इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए और वो पुश कर रहा है प्राइवेट बिजनेस को कि वो इन्वेस्ट करे डेवलपमेंट के लिए RFE को। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इज कीन इन, इंडिया जो है वो इंटरेस्टेड है कॉपरेशन इन एनर्जी, यानी एनर्जी फील्ड में कॉपरेशन के लिए, फार्मास्यूटिकल में, मैरीटाइम कनेक्टिविटी के लिए, हेल्थ केयर, टूरिज्म, डायमंड इंडस्ट्री, आर्कटिक। In 2019, India also offered a $1 billion line of credit to develop infrastructure in the region। और 2019 में इंडिया ने ऑफर किया था $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को इस रीजन पे। मकसद क्या है आपका ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का, तो हम इसको समझते हैं FDI, टू इंक्रीज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द RFE, यानी इंक्रीज किया जाए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रशिया के फार ईस्ट एरिया पे। रिच रिसोर्स, टू हार्नेस रिच नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फिश, ऑयल, नेचुरल गैस, वुड, डायमंड एंड अदर मिनरल। उसका मकसद है कि हार्नेस किया जाए जो रिच नेचुरल रिसोर्सेज वहां पे अवेलेबल है, जैसे कि फिश हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, वुड हो गया, डायमंड हो गया और अदर मिनरल्स हो गया। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, रशियन गवर्नमेंट एम ऑफ कनेक्टिंग रशिया टू द एशियन ट्रेडिंग रूट, और रशिया गवर्नमेंट का एम है कनेक्ट करना रशिया को एशियन ट्रेडिंग रूट से। अ बैलेंस बिटवीन ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एंड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जो एक बैलेंस की बात कही गई है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बीच में। इन्वेस्टमेंट इन ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, इंडिया हैड नॉट साइड अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द रशिया इनिशिएटेड EEF डिस्पाइट द करंट इंटरनेशनल कंडीशन। इंडिया ने साइड नहीं किया है खुद को इन्वेस्ट करने से रशिया के इनिशिएटेड EEF पे, जबकि करंट इंटरनेशनल कंडीशन जो आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा डिसबैलेंस चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से। एक्सेप्टेंस टू IPEF, जो एक्सेप्टेंस है IPEF का, इंडिया हैज गिवन इट्स कंफर्मेशन एंड एक्सेप्टेंस टू द 3 ऑफ द 4 पिलर इन द IPEF। इंडिया ने अपना कंफर्मेशन दे दिया और एक्सेप्टेंस दे दिया है जो 4 पिलर है IPEF के, उनमें से 3 पिलर के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ IPEF फॉर इंडिया, क्या इंपॉर्टेंस है IPEF का भारत के लिए? आइडियल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू एक्ट इन द रीजन, आइडियल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है भारत को एक्ट करने में इस रीजन में, बिना कोई पार्ट के चाइना लेड रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या कंप्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के। डिसएंगेज फ्रॉम सप्लाई चेन, ये डिसएंगेज कर रहा है सप्लाई चेन को, ये मदद कर रहा है डिसएंगेज करने में सप्लाई चेन को जो कि डिपेंडेंट था चाइना के ऊपर, और ये पार्ट है ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क का। न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इसेंशियल प्रोडक्ट, ये जो है नया सोर्सेज जो है रॉ मटेरियल और अदर इसेंशियल प्रोडक्ट का ये प्रोवाइड कर रहा है। ये रिड्यूस करेगा जो इंडिया का डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर रॉ मटेरियल के लिए। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम IPEF के बारे में भी हम जान ले। It was announced in 2021 to set regional standard for cooperation and to encourage regional economy to decouple from the Chinese market by leading them to the alternative supply chain। इसको अनाउंस किया गया था 2021 में ताकि सेट किया जा सके रीजनल स्टैंडर्ड को कॉपरेशन के लिए और इंकरेज करने के लिए रीजनल इकोनॉमी को, ताकि डिकपल किया जा सके चाइनीज मार्केट को और लीड किया जा सके अल्टरनेटिव सप्लाई चेन की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुतुब शाही टॉम। हम जानेंगे कुतुब शाही टॉम के बारे में, ये क्यों आया है। 6 वॉल ऑफ कुतुब शाही टॉम कॉम्प्लेक्स इन हैदराबाद हैव बीन रिस्टोर्ड रिसेंटली एंड इट विल हेल्प मेक अ स्ट्रांग केस फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। जो 6 वॉल का आपका कुतुब शाही टॉम कॉम्प्लेक्स का हैदराबाद का, उसको रिस्टोर कर दिया गया है अभी हाल ही में। ये मदद करेगा यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इसको स्ट्रॉन्ग केस बनाने में। ये टॉम कहाँ पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये कुतुब शाही टॉम जो है आपका हैदराबाद में है। Qutub Shahi tomb are located in the Ibrahim Bagh Garden precinct close to the famous Golconda Fort in Hyderabad. They contain the tomb and mosque built by the various king of Qutub Shahi dynasty. जो कुतुब शाही टॉम है ये आपका लोकेटेड है इब्राहिम बाग गार्डन प्रेसिडेंट पे, जो कि आपका क्लोज है फेमस गोलकोंडा फोर्ट के हैदराबाद में। ये कंटेन करता है टॉम और मॉस्क्यू को जिसको बिल्ड किया गया था वेरियस किंग के द्वारा कुतुब शाही डायनेसिटी पे।
Qutub Shahi dynasty 1518 to 1687, rulers of the kingdom of Golconda in the southeastern Deccan of India, one of the 5 successor state of the Bahmani kingdom. The founder was Quli Qutub Shah. और जो कुतुब शाही डायनेसिटी था 1518 से 1687 तक का, जो रूलर थे किंगडम ऑफ गोलकंडा के साउथ ईस्टर्न डेक्कन पार्ट के इंडिया के, वन ऑफ द 5 सक्सेसर स्टेट में से एक था बहमानी किंगडम का, जिसका फाउंडर जो थे कुली कुतुब शाह थे। तो कौन इसके फाउंडर थे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं जो कुतुब शाही डायनेसिटी है पिंक रंग से किया हुआ है, और ये जो है करंट कंट्री का बाउंड्री है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिले इन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टू इनवाइट पेनल्टी। जो डिले होगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इनिशिएटिव पे, तो उसके लिए पेनल्टी लगाया जाएगा। ये कहा गया तो हम जानेंगे इसके बारे में, ऐसा क्यों कहा गया, क्या पेनल्टी है, सब कुछ को डिटेल्स में। The Union Ministry of Rural Development has come up with a set of penalty that state government will have to bear for any further delay. यूनियन मिनिस्ट्री जो है रूरल डेवलपमेंट का, उन्होंने सेट किया है पेनल्टी को, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लगाया जाएगा अगर वो फर्दर डिले करते हैं। तो वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और असम जो है ये 4 लीडिंग स्टेट है जो कि काफी पीछे है, जो उसका टारगेट उसको दिया गया उसको अचीव करने से। पेनल्टी की अगर हम बात करें, सैंक्शन ऑफ द हाउस इज डिले फॉर मोर देन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ टारगेट। जो सैंक्शन है हाउस का, अगर वो डिले हो जाता है मोर देन 1 मंथ से अधिक जो डेट है इश्यू करने के टारगेट के, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको पेनलाइज किया जाएगा ₹10 पर हाउस पहले मंथ के डिले के लिए, उसके बाद ₹20 पर हाउस होगा सब्सिक्वेंट मंथ जो डिले होता है। The first installment to the beneficiary delayed for more than 7 days from the date of sanction। अगर पहला इंस्टॉलमेंट जो है बेनिफिशियरी का उसको डिले किया जाता है मोर देन 7 डेज से अधिक जो डेट है सैंक्शन का, तो स्टेट गवर्नमेंट को पे करना होगा ₹10 पर हाउस के लिए पर वीक जो डिले होगा। नो पेनल्टी इफ द सेंट्रल फंड आर नॉट अवेलेबल विद द स्टेट। कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा अगर सेंट्रल फंड अवेलेबल नहीं है स्टेट के पास। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में हम जान लें, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। एम इसका क्या है, provide a pakka house with basic amenity to all houseless household and those household living in कच्चा and dilapidated house by 2024। इसका मकसद है प्रोवाइड करना पक्का हाउस जिसमें बेसिक एमिनिटीज हो सारे हाउस होल्डर को, हाउसलेस हाउस होल्डर को जो कि रह रहे कच्चा या डाइलेपिडेटेड हाउसेस में 2024 तक। टारगेट इसका कंस्ट्रक्ट करना 2.9 करोड़ हाउसेस को जिसमें सारा बेसिक एमिनिटीज हो 2024 तक। कॉस्ट शेयरिंग की अगर हम बात करें तो शेयर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशियो ऑफ 60:40 इन प्लेन एरिया एंड 90:10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट। जो शेयर है कॉस्ट का उसको शेयर किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में 60:40 के रेशियो पे प्लेन एरिया पे, यानी 60 सेंट्रल गवर्नमेंट देगा 40% स्टेट गवर्नमेंट, जबकि 90:10 का रेशियो होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल मैसून, यानी ट्रेन किया जाए रूरल मैसून को, इंप्रूविंग वर्कमैनशिप एंड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, इंप्रूव किया जाए वर्कमैनशिप को और जो क्वालिटी है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस का। इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल मेंशन, इंक्रीज किया जाए जो अवेलेबिलिटी है स्किल मेंशन का। इनहेंसिंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ सच मेंशन, इनहेंस किया जाए जो एम्प्लॉयबिलिटी है वैसे मेंशन का। सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी, कैसे बेनिफिशियरी को सिलेक्ट किया जाता है इसके लिए, तो ये बेस्ड है आपका हाउसिंग डिप्राइवेशन पैरामीटर के ऊपर जो कि सोशियो इकोनॉमिक खाद सेंसस 2011 के ऊपर बेस्ड होगा। इसमें 13 पॉइंट एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बताया गया है जिसको फॉलो करना होगा ग्राम सभा को वेरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी। तो हम जानेंगे जो लोकलाइजेशन की बात की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, इसके बारे में पीआईबी का न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। Institute of Rural Management, Anand, Gujarat, will collaborate in making Gram Panchayat Development Plan to localize and customize sustainable development goal for village in India। जो इंस्टीट्यूट है रूरल मैनेजमेंट का आनंद गुजरात का, इसने कोलैबोरेट किया है ताकि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को लोकलाइज किया जा सके और कस्टमाइज किया जा सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को विलेज के लिए भारत में। ये लोकलाइजिंग जो बोला गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को क्यों इंपॉर्टेंट है, तो लोकलाइज करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रेमवर्क लोकल डेवलपमेंट पॉलिसी का। स्पेशली जैसा कि 14 फाइनेंस कमीशन में कहा गया था कि डेवलप किया जाए और ज्यादा फंड को लोकल बॉडीज के लिए, और 65% इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो अभी भी रूरल एरिया पे है, इसलिए रूरल एरिया पे फोकस करने की आवश्यकता है और लोकलाइज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को रूरल एरिया के लिए। जीपीडीपी की अगर हम बात करें तो पंचायत हैज बीन मेड मैंडेटेड द प्रिपरेशन ऑफ पंचायत डेवलपमेंट प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस बाय यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम। पंचायत को मैंडेट किया गया है कि वो प्रिपेयर करे पंचायत डेवलपमेंट प्लान को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और सोशल जस्टिस के लिए यूटिलाइज करते हुए जो रिसोर्सेज उनको अवेलेबल कराया गया है। हाउ कैन वी डेवलप ग्राम पंचायत, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं ग्राम पंचायत को, तो जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है ये कम्प्रिहेंसिव होगा जो कि बेस्ड होगा पार्टिसिपेटरी प्रोसेस के ऊपर।
ये इन्वॉल्व करेगा कम्युनिटी, पार्टिकुलरली ग्राम सभा को, जो कि कन्वर्जेंस होंगे, जो स्कीम सारे रिलेटेड सेंट्रल मिनिस्ट्री लाइन डिपार्टमेंट के होंगे, जो कि रिलेटेड होगा 29 सब्जेक्ट से, जिसको लिस्ट किया गया है 11 शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के। इकोनॉमिक और सोशल कमीशन जो है एशिया और पैसिफिक का, जो कि एक यूएन बॉडी है, ये मोस्ट इंक्लूसिव इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म होगा एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, जो कि प्रमोट कर रहा है लोकलाइजेशन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.